संतोष की सरिता। उस दिन नीलिमा दर्शन के बाद लड्डू का प्रसाद बांट रही थी। लड्डू बांटते बांटते वह एक आदमी के पास आई। वह उसे लड्डू देने लगी तो उसने पूरा लेने से इनकार करते हुए अंश मात्र लेकर सिर पर छुआ लिया। मंदिर की सीढ़ी के पास खड़ा मैं यह दृश्य देख रहा था। कौतूहलवश मैंने उसे गौर से देखा तो देखता ही रह गया। मैं सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया कि वे नाथूखेड़ी के पटेल जी हैं, पर ये यहां कैसे? मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। मुझे वो दिन स्मरण हो आए जब मैं नाथूखेड़ी में स्टेशन मास्टर था। मेल को ऑलराइट सिग्नल दिखाकर जब मैं ऑफिस में आया तो वहां एक अपरिचित सज्जन खड़े थे। घनी मूंछों में उनका चेहरा चमक रहा था। राम राम बाबू साहब। राम राम। मैं उनसे उनका परिचय पूछने ही वाला था कि वहां ऑफिस में उपस्थित मेरे सहयोगी बीच में ही बोल पड़े। आप नाथूखेड़ी गांव के पटेल जी हैं, इस इलाके के जाने माने व्यक्ति। हर बाबूसा और हाकिम हुक्मरान से मेल मिलाप रखने की इनकी आदत है, किसी स्वार्थवश नहीं, वैसे ही। अच्छा, बैठिए पटेल साहब। कुछ ही दिनों में मेरी पटेल जी से अत्यधिक घनिष्ठता हो गई थी। पटेल जी रोजाना ही मुझे अपने खेतों पर घुमाने ले जाते। खेतों में फूली सरसों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा रखी है। अभी तक मेरा परिवार मेरे साथ रहने नहीं आया था, अतः भोजन पटेल जी ही रोजाना भेजते थे। नीलिमा ने ध्यान भंग किया। वह बोली, अब चलिए। उनसे दिन में मिलने की सोचकर उस समय तो मैं चला गया। दोपहर हो आई थी। आसमान भी साफ था। सूरज की गुलाबी धूप बड़ी सुहानी लग रही थी। मैं मंदिर पहुंचा। मैंने देखा कि वे लकड़ी का सहारा लिए ठक ठक करते सड़क पर चले आ रहे थे। मैं कार से उतरकर उनके साथ हो लिया। जयराम जी की पटेल जी। आप कौन है भैया जी? मैं पटेल वटेल नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मुझे देख नहीं रहे। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं काका साहब। आप नाथूखेड़ी के भैरूलाल जी हैं। मुझे क्यों बना रहे हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं नाथूखेड़ी वाला, वह शर्मा स्टेशन मास्टर। ओहो, खूब मिलना हुआ बाबू साहब, पर इतने दूर आप यहां कैसे? आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है, लेकिन आप इस स्थिति में। सब ईश्वर की इच्छा बाबू साहब। फिर भी आपके साथ ऐसा क्या घटा? हाँ, आप नहीं मान रहे हैं तो सुनो। नाथूखेड़ी से आपका तबादला होने के बाद घरवाली मर गई थी। घरवाली की मृत्यु से मन ऐसा बैरागी हुआ कि ये संसार, जर, जमीन, जायदाद, कुटुंब, कबीला आदि सब मुझे निसार लगने लगे। रिश्ते नाते, मोह माया जीव के लिए झूठे प्रपंच से लगे। उनसे छुटकारा प्राप्त करने को मन बेचैन हो उठा। इन्हीं विचारों में मैंने अपने पास की सारी नकदी, जेवर, जमीन, जायदाद दोनों लड़कों में बांट दी। कुछ इधर उधर जरूरतमंद लोगों को दे दी। फिर कुछ समय तक तो दोनों लड़के समय पर मुझे रोटी पानी देते रहे, लेकिन साल 2 साल बाद मेरी रोटी पानी को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। गांव वालों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अब रोटी पानी की बारी बांध ली। एक सप्ताह यहां भोजन करता तो दूसरे सप्ताह दूसरे के यहां। लेकिन ये स्थिति भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक कहता, भाई जी को अब तू ही खिलाएगा, मेरे पास इंतजाम नहीं। और दूसरा कहता, नहीं, तुझे ही खिलाना होगा, ये तेरी ही बारी है। बात एक दिन उस समय मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गई, जब छोटी बहू ने साग में नमक ही नहीं डाला।
कहने पर उसने मेरे सामने से थाली खींच ली। बस उसी दिन मैंने घर छोड़ दिया। किसी ने भी मुझे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मान सहित मरिबो भलो। दिन ढल रहा था और ठंड ने फिर अपने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए थे। अच्छा, चलो बाबू साहब। कहां? मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर पर सोता बैठता हूँ। वहां तो इस भीषण ठंड से बचने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं। सब सुरक्षित ही सुरक्षित है बाबू साहब। वहां दालान के एक कोने में बिस्तर लगा लेता हूँ। जब रात को ठंड ज्यादा सताती है तो बैठ जाता हूँ। वैसे भी अब बुढ़ापे में कम ही नींद आती है। आप मेरे घर चलिए। अरे नहीं नहीं। क्यों? अच्छा नहीं लगता। अच्छा बुरा सोचने का काम मेरा है। मैं अपने घर का मालिक। नहीं भैया जी, नहीं। बहुत कहने पर भी वह नहीं माने। उस समय तो मैं घर लौट आया, लेकिन उन्हें घर लाने की तरकीब सोचता रहा। काकासा के बारे में जब सारी बातें मैंने नीलिमा को बताई तो वह बहुत दुखी हुई। वह अक्सर कहती कि कैसे निकृष्ट लोग होते हैं जो बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इस तरह सताते हैं, जरा भी शर्म हया नहीं बची है। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी संतान भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकती है। बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं। उनकी दुआ से घर में सुख चैन समृद्धि आती है। वे परिवार के सिर पर शीतल सघन छाया होते हैं। नीलिमा के मुंह से इस शीतल छाया की बात सुनकर मेरे मन में पीड़ाकृत वेदना के बवंडर उठने लगे। यह शीतल छाया मेरे सिर से तो कब की उठ गई थी। बाबूजी ने कितना कुछ किया था मेरे लिए, तिल तिल जलकर, पर जब सुख के दिन आए तो वे हमसे दूर चले गए। काश आज वे जीवित होते। आखिर नीलिमा की राय से एक तरकीब सूझ ही गई और मैं उन्हें लेने मंदिर पहुंच गया। वे 2 रजाई ओढ़े मंदिर की दालान में उकड़ू बैठे थे। ठंड के मारे उनके दांत बज रहे थे और शरीर कांप रहा था। लेकिन मुझे देखते ही उनके झुर्रियों भरे कष्टयुक्त चेहरे पर प्रसन्नता की लुनाई फूट पड़ी। सुबह ही सुबह कहां? बस आप तक ही आया था। मैंने झटपट उनके झोले से उनका स्टील का गिलास निकाला और थर्मस में उनके लिए लाई चाय को उसमें उड़ेल दिया। कोई खास बात तो नहीं? खास बात तो नहीं। मुझे 1.5 माह की ट्रेनिंग पर बाहर जाना है। घर पर नीलिमा अकेली रहेगी। फिर आपके पास आया था। यदि आप वहां रहते तो मेरा ट्रेनिंग का समय 1.5 माह आराम से निकल जाता। अच्छा, चलूं तो सही। ट्रेनिंग से आते ही मुझे यहीं पहुंचा दें तो। आप निश्चिंत रहें। ट्रेनिंग से आते ही मैं आपको यहीं पहुंचा दूंगा। स्कूटर की आवाज सुनकर नीलिमा फुर्ती से बाहर निकली। स्कूटर से झटपट उसने काकासा का सामान उतारा। मैं काकासा को सहारा देकर बैठक तक लाया। 1.5 माह की अवधि के बाद काकासा अक्सर नीलिमा से पूछा करते थे, बहू जी, भैया जी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे? बस अब वे आने को ही हैं। मैं किसी ट्रेनिंग में नहीं गया था। नीलिमा से वहां मंदिर पर उनके द्वारा उठाए जा रहे दुख देखे नहीं जा रहे थे। मैं रोज घर के पिछले दरवाजे से अपनी नौकरी पर आता जाता था। घर पर नीलिमा उनकी खूब सेवा कर रही थी। लगातार दवा देने से उनकी बिगड़ी खांसी ठीक हो गई थी। उनके झुर्रीदार सूखे चेहरे पर अब आभा झलकने लगी थी। 2-2.5 माह बाद मैं अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर वे खूब प्रसन्न हुए। कब आए भैया जी? रात को आया था काकासा। आप सो रहे थे उस समय। अच्छा, ट्रेनिंग ठीक ठाक हो गई? हाँ, सब ठीक ठाक हो गया। काकासा भोजन कर बैठक में आराम कर रहे थे। मैं खाना खाकर बाजार जा रहा था कि काकासा ने मुझे आवाज दी। अरे अब तो मुझे इजाजत बख्शो भैया जी।
किस बात की काका सा? वही पंचमुखी जाने के लिए। यहाँ आपको कोई तकलीफ है क्या? यह मेरे लिए तकलीफ क्या, उल्टे मेरे लिए स्वर्ग जैसा सुख है। पर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं चौकन्ना हो उनको किसी भी प्रकार अपने घर पर रोकने की तरकीब सोचने लगा। एक बात पूछूं काका सा? हाँ, क्यों नहीं। यदि आपके साथ ऐसा हादसा घटित नहीं होता तो आप अपना घर छोड़ते? फिर क्यों छोड़ने की नौबत आती? आप अपने बेटों पर उस हालत में स्वयं को बोझ समझते? अरे कभी बेटा बेटी पर भी कोई पिता स्वयं को बोझ समझता है? इसका मतलब आप हमें पराया समझते हैं। हम पराये हैं तभी तो आप स्वयं को हम पर बोझ मानते हैं। माफी चाहूं बेटा, तुम लोगों की भावनाओं का मैं बहुत दिनों से अनादर कर तुम लोगों का मन दुखाता रहा हूं। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम भगाओगे तो भी नहीं। मेरे असली बेटे बहू तो तुम दोनों हो। चुक चुक जियो बेटा, चुक चुक जियो। उनके हाथ आशीर्वाद में उठे, कंठ अवरुद्ध हो आया था। चौखट की आड़ में खड़ी नीलिमा की आंखों में भी आंसू थे। साफ सुथरे वस्त्रों में सुखी संतुष्ट से बैठक में बैठे काकासा को जब इधर उधर से आते जाते देखता हूं तो हृदय में संतोष की सरिता कल कल नाद करती प्रतीत होती है। मुझे लगता है काकासा ही मेरे बाबूजी हैं। सच, मेरे बाबूजी।